अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। आप सबको वार्म वेलकम कहेंगे। सुबह की सोच में आप ठीक ठाक होंगे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए और इसी वजह से आपको इस्लामाबाद के कुछ रास्ते कुछ देर बाद बंद नज़र आएंगे क्योंकि जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई थी उस पर अभी तक हमें उस तरह से अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। शायद रिलैक्सेशन इस वजह से भी हो सकती है कि हो सकता है कि जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं उनके दौरे में अभी ताख़ीर हो, वो कि 12 के बाद आएँ तो उसके बाद ही रास्ते आपको बंद नज़र आएंगे। लेकिन जो रेड जोन की सूरत हाल है उसमें जितने भी दफातर हैं उनके जो लोग हैं काम करने वाले वो आज वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आपको इसी हवाले से स्टोरी से आगाह करते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज यानी कि 23 जून को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर की नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें होंगी। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का ये दूसरा दौरा है। इस मौके पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत, तवानाई, सरहदी ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली बातचीत होगी। इस्लामाबाद मफामती यादाश्त पर पेशरफ्त और आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। दौरे के दौरान दोनों फरीकैन दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। ये दौरा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका विजन की भी अक्कासी करता है। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपको कहा है कि आज ये एक रोज़ा सरकारी दौरा है, वज़ीर आज़म की दावत पर वो आ रहे हैं और इसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो इसका मकसद क्या है। मकसद ये है जो स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात हुए हैं उसका शुक्रिया अदा करना है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे जिस पर बातचीत की जाएगी। मुख्तलिफ मुलाकातें भी होंगी वज़ीर आज़म के साथ, इसहाक डार साहब के साथ और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनके साथ भी मुलाकातें की जाएंगी। साथ ही साथ जो ट्रैफिक के हवाले से बताया है उसके एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जब आपने घरों से अबल तो पहले निकले ही ना, अगर बहुत ज़रूरी काम है चूँकि वर्किंग डे है, ज़ाहिर लोगों ने निकलना तो है ही, लेकिन उसके बाद आप ट्रैफिक प्लान देख कर ही अभी तक इस्लामाबाद खुला है। अभी तक इस्लामाबाद जो भी लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद खुला है। बिल्कुल अभी तक खुला है, लेकिन अगले कुछ घंटों में या फिर दिन को, दोपहर को, शाम के टाइम इस तरह से बंद किया जा सकता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हवाले से, जिन्होंने क्या किया है कि उनकी ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी से मुतल्लिक कौमी आप ये कहें कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में मोटरसाइकिल सवारों, छोटे किसानों को दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी अब ख़त्म करने का फैसला किया गया है। अवामी ट्रांसपोर्ट और माल बरदार ट्रांसपोर्ट को दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी भी खत्म होगी। इजलास के बाद जारी इलामिया के मुताबिक फ्यूल सब्सिडी चारों सूबों जिसमें GB आज़ाद कश्मीर में दी जा रही थी ये सब्सिडी, और इलामिया में कहा गया है कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया कमी आई है। ईंधन की कीमतों में कमी का फ़ायदा पहले ही सार्फिन को मुंतकिल किया जा चुका है और कमेटी ने वज़ीर आज़म की मंजूरी से सब्सिडी को ख़त्म करने पर इत्तफाक कर लिया। मोटरसाइकिल और रिक्शा और 800 सीसी गाड़ी वालों को 50 से 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी मिलती थी। पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट वालों को 70,000 से 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी मिलती थी ताकि किराए कम रखे जा सके। अब छोटे काश्तकारों को भी डीजल पर 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी मिलती थी, जिनका ये फैसला हुआ कि वो खत्म कर दी जाए। ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि आप देख लीजिए कि कहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस एक रात के लिए तो 458 रुपये हो गई थी, उसके बाद उसको 88 रुपये कम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल 416 420 रुपये पे भी स्टक रहा है। लेकिन अब जब उसकी कीमत 300 के करीब आ चुकी है, तो जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो उसकी कीमत तकरीबन 270 के करीब थी, तो वो 30 रुपये महंगाई है, ज़्यादा महंगा नहीं है उस वक्त से। तो अब ये सब्सिडी ख़त्म की गई है और ये सब्सिडी जब दी भी गई थी तो उसका उस तरह से फ़ायदा गज़ल हमें नज़र नहीं आया क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा हुआ। जो गाड़ियाँ कैरिज का काम करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कैरिज पहुंचाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं या फिर जिनमें ग्रॉसरी जाती हैं, उनके भी किरायों में इजाफा हुआ और हमने कहीं ना कहीं देखा है कि 10-20 रुपये हर जगह पे हमें इजाफा देखने को मिला और इस सब्सिडी का उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो एक बड़ा धमाकेदार किस्म का आपका पेट्रोल बढ़ा था, उस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी है और स्पेशली जो ग्रॉसरी है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो उस तरह से नहीं बढ़ी। उसकी शायद एक वजह ये सब्सिडी भी हो सकती है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें ज़रूर बढ़ी हैं। और जिन आगे बढ़ते हुए आपको आशूरा के हवाले से आगाह करते हैं। वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से
आशूरा की 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक 9 मुहर्रम की तातील 25 जून बरोज़ जुमेरात और योम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम की छुट्टी 26 जून बरोज़ जुमे को होगी। इससे कबल हुकूमत सिंध ने योम आशूरा 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सूबे भर में 25 और 26 जून को आम तातील का ऐलान किया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इस आम तातील का इत्तलाक सूबाई हुकूमत के तहत काम करने वाले तमाम सरकारी दफातर, खुद मुख्तार इदारों और मकामी कौंसल्स और कॉरपोरेशंस पर होगा। ताहम लाजमी खिदमात अंजाम देने वाले इदारे जिनमें हॉस्पिटल, सिक्योरिटी फोर्सेस के दफातर मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सूबाई हुकूमत ने योम आशूर के मौके पर जुलूसों और मजालिस के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम की हिदायत भी की है। बिल्कुल जी, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम हैं, लेकिन इसके साथ अगर छुट्टियों के हवाले से बताएं तो अब आपके पास की लंबी छुट्टियां आ चुकी हैं। हमारे अलावा हाँ, थर्सडे टू संडे तक आपकी छुट्टियां होंगी और इसमें जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी सख्त इंतजाम हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम ऐप के एक जो है वो उसका कह दिया है कि वो लॉन्च कर दी गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी काफ़ी सख्त की और इंतजाम भी पंजाब के बड़े अच्छे हाँ। लगे हैं जब उन्होंने बात की ना कि जिन जिन इलाकों से जुलूस गुजरेंगे वहाँ पे पानी पहले उस इलाके को ठंडा करने के लिए पानी से उसका छिड़काव किया जाएगा पानी का। फिर उसके बाद जिस तरह से आप जाते हैं ना कि हज के मौके पे डिफरेंट जगहों पे कूलर्स लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, उस तरह के भी कुछ इंतजामात की बात की जा रही थी। इंतजामात हमेशा की तरह हमने देखा है कि अच्छे किए जाते हैं और इस दफ़ा कुछ बढ़कर अच्छे किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अर्जेंटीना के स्टार मेसी ने आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी है। मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच में ऑस्ट्रिया के खिलाफ रिकॉर्ड 7 गोल किया और वर्ल्ड कप मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं। मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में 70वां गोल किया और जर्मनी के स्टार फुटबॉलर मिरोस्लेव क्लोजे का 16 गोल्स का जो उनका रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में मेसी ने इब्तिदा में एक पेनल्टी ज़ाया कर दी थी, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए ये तारीखी रिकॉर्ड बनाने से महरूम रहे। ताहम उन्होंने 39 अगर उसको कहें तो 39वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना को 0-1 की बढ़तरी दिलाई और मैच के आखिरी लम्हात में मेसी ने गेंद को जाल की राह दिखाते हुए वर्ल्ड कप में अपना 18वां गोल कर दिया। और ये मैच अमरीकी शहर डेलस में खेला जा रहा था, जहां अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया। और मेसी के बाद अब इस फहरिस्त में मिरोस्लेव क्लोजे 16 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि ब्राजील के रोनाल्डो नजारियो 15 जो है वो 15वां जो उनका गोल था गोल्स के साथ वो तीसरे नंबर पर है। और फ्रांस के 27 साला स्टार फुटबॉलर कैलियान इस फहरिस्त में 14 गोल्स के साथ चौथे नंबर पर बराजमान है। बिल्कुल ऐसी है और ये मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। किलियन एम्बापे की बात की जाए तो वो उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि एम्बापे ने अभी 2 वर्ल्ड कप्स और खेलने, जो मुझे लग रहा है जितनी उनकी स्टार वैल्यू है, 27 साल की उनकी उम्र है, 33 में वो एक खेलेंगे और उनके सामने एक प्रेसिडेंट है कि एक वर्ल्ड कप मेसी ने खेला है 39 साल की उम्र में और दूसरा प्रेसिडेंट है 41 साल की उम्र में रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप खेला। तो हो सकता है कि मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक एम्बापे भी खेलें, उसके बाद पीछे हॉलैंड हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में, फिर लमीन यामाल का कैरियर अभी स्टार्ट हुआ है। ये रिकॉर्ड टूट तो सकते हैं, लेकिन कल जो मैच में हुआ उससे मैं भी खुश हुआ, शायकीन भी खुश हुए। पहले तो एक पेनल्टी मिस की और पेनल्टी मिस करने के बाद मुझे एक बात जो है ना मेसी का एक स्टाइल याद है, पेनल्टी मिस करने के बाद इस तरह करते हैं जिस तरह हम नहीं कर रहे होते कि कोई देख तो नहीं रहा। तो मैं देख रहा था भाई कि लाखों लोग तो आपको ग्राउंड में देख रहे हैं और करोड़ों लोग, अरबों लोग बल्कि आपको मैच देख रहे थे, क्योंकि मेसी की तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 38वें और 39वें मिनट में किया वो भी कमाल था, लेकिन जो आखिरी गोल किया वो कमाल था जब 90+ मिनट्स चल रहे थे और वहाँ पे बिल्कुल इस तरह का फासला था कि टांगों के दरमियान से वो गोल होता हुआ और गोलकीपर को चीरता हुआ उसमें गया। सो ये एक मेसी ही कर सकते हैं और इस तरह लग रहा है कि अभी 39 साल की उम्र में भी वो इस तरह की फुटबॉल खेल रहे हैं जिस तरह कोई 18 साल का बच्चा खेल रहा है। खबर जिनों साथ आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल के रिलेटेड ही आपसे बात करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का जारी है, जिसमें ईरान की फुटबॉल टीम के मैचेस तो अमेरिका में हो रहे हैं, लेकिन उनका बेस कैंप मैक्सिको में है। ईरानी टीम ने न्यूजीलैंड के बाद बेल्जियम के खिलाफ भी अपना ग्रुप मैच लॉस एंजल्स में खेला, जिसके बाद स्टेडियम के लॉकर रूम में हाथ से लिखा हुआ एक पैगाम छोड़ा, जिसमें अमेरिकन मिसाइल हमले के मुतासरीन का हवाला दिया गया। इस पैगाम में लिखा गया कि हज़ारों साल कदीम फारस से लेकर आज के मुहज़्ज़ब ईरान तक ईरान की रूह जिंदा और साबित कदम है। हम फ़ख्र के साथ लॉस एंजल्स आए, इज़्ज़त व वक़ार के साथ मुकाबला किया और सरबुलंदी के साथ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं।
लॉस एंजल्स आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। ईरानी टीम ने पैगाम में ईरानी शायकीन का भी शुक्रिया अदा किया और साथ ही तमाम अक़वाम के दरमियान अमन, बाहमी एहतराम और दोस्ती के फ़रोग़ की अपील भी की और पैगाम में 168 हैशटैग और हैशटैग में आपकी इबारतें भी शामिल थी। तो जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमने एक चीज़ देखी है ना कि जितनी भी जंग हो जाए या कुछ भी हो जाए हमारे इंडिया के साथ, तो वो क्या करते हैं, खेल में भी सियासत ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से उनका एक पैगाम था और एक बहुत बड़ा मैसेज था, जिस तरह से ये बड़ा ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट आपने वैलिड पॉइंट है कि जिस तरह से उन्होंने लिखा कि भाई हम यहाँ आए, हमने खेला और फिर अब सरबुलंदी के साथ रुखसत भी हो रहे हैं। तो खेल को सियासत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। और ये जो आपने पॉइंट रेज किया, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेज किया कि क्रिकेट में आप देखिए कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई और पाकिस्तान की टीम जवाब में इंडिया नहीं गई। और वैसे भी क्रिकेट हम जितना भी उसको कह लेना, क्रिकेट है ही 3-4 मुल्कों की गेम है। एक इंडिया पाकिस्तान में इसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, फिर वहां से इंग्लैंड के कुछ लोग देखते हैं या ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग देखते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में दूसरी गेम्स भी उसी तरह से पॉपुलर हैं। सो यहाँ पे अजारादारी कहीं ना कहीं पे एशियंस की है। उसके बाद आईसीसी को बने भी जुमा 8 दिन हुए। 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था। आप देख लीजिए कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ से हो रहा है, किस तरह की तारीख है। और कोई भी चीज़ होती है जिसकी जितनी लंबी तारीख होती है उसके रूट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट के रूट्स जो पहले स्ट्रांग थे वो इंडिया के पास गए तो वो और ज़्यादा वीक हो रहे हैं। और ये चीज़ें आपको सिर्फ क्रिकेट में ही नजर आएंगी और इसी वजह से क्रिकेट की जो पजीराई है या फैन फॉलोइंग है वो कम हो रही है और फुटबॉल की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन से। एक अजीबोगरीब से आपको खबर देते हैं। चीन अजीबोगरीब और मुनफरिद तर्ज तामीर के लिए दुनिया भर में फेमस है और बहुत सारी डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं जो काफ़ी हैरान कुन होती है। लेकिन अब एक ऐसी रिहायशी इमारत ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली है जो देखने में किसी जदीद अहराम से कम नहीं है। चीन के शहर कुनशान में वाक़ 18 मंजिला पिरामिड ऑफ कुनशान अपनी गैर मामूली साख्त के बायस सोशल मीडिया पर भी बहुत मकबूल होती दिखाई दे रही है। ये एक इमारत है और अगर आप देखें कि रिवायती अहराम के बरक्स इस इमारत को 2 बैरूनी दीवारें सीधी जबकि दीगर 2 दीवारें 45 डिग्री जाविये पर झुकी हुई हैं, जिसकी वजह से अपार्टमेंट सीढ़ियों की तरफ एक दूसरे के ऊपर तरतीब दिए गए हैं। इस मुनफरिद इमारत को डिज़ाइन करने वाली फर्म मास्टर्स आर्किटेक्चर ऑफिस के मुताबिक इसका तस्वुर चीन के रिवायती सीढ़ी नुमा चावल के खेतों से लिया गया था और इमारत के झुके हुए हिस्से में मौजूद हर अपार्टमेंट के साथ कुशादा टेरेस भी मौजूद है जो रिहायशियों को खुली फजा और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम करता है। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस दिलकश डिज़ाइन के साथ कुछ अमली मुश्किलात भी जुड़ी हुई हैं। इमारत की गैर मामूली साख्त अंदरूनी हिस्सों में हवा की आमदोरफ्त और कुदरती रोशनी की फराहमी को पेचीदा बना देती है, जबकि आग लगने की सूरत में हिफाजती इंतजाम भी निस्बतन ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। इसके बावजूद पिरामिड ऑफ कुनशान जदीद तामीराती फ़न का एक मुनफरिद नमूना भी करार दिया जा रहा है और चीन की तख्लीकी और जरूरतमंदाना आर्किटेक्चर की इस क्या आप ये कहें कि एक और मिसाल बनकर सामने आ चुकी है। क्या बात है पिरामिड ऑफ कुनशान की, और एक ज़बरदस्त पिरामिड आपने देखा है। वैसे जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं यही देख रहा था कि वो सीढ़ियाँ ही लग रही हैं, वो इस तरह नहीं लग रहा कि कोई इमारत है और कोई बुलंदोबाला इमारत है। वो सीढ़ियाँ लग रही है, लेकिन फिर बाद में उसमें उनके अंदर कमरों का डिज़ाइन भी है, इमारत का डिज़ाइन भी है, लेकिन वो सेफ्टी के हिसाब से, हादसात के हिसाब से, फायर एक्सटिंग्विशर्स के हिसाब से ये अभी भी उस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उसके रास्ते जिस तरह की वो इमारत पेचीदा है उसी तरह के उसके रास्ते भी पेचीदा होंगे। ख़वातीन वज़ात ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पे वक्त और सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।